कपास के बारे में, कपास कैसे उत्पादन होता है, किस तरीके की इसके लिए मिट्टी होनी चाहिए, और रेशम के बारे में, रेशम का उत्पादन कैसे होता है और कैसे कीट से हम लोग रेशम बनाते हैं, इसके बारे में जाने और उसका उपयोग क्या है। और ऊन के बारे में, ऊन हमें किन किन जानवरों से मिलता है या फिर हमें किन किन जंतुओं से मिलता है। और जूट के बारे में, जूट के पौधे के बारे में जाने कि ये कब इसकी रोपाई होती है और इसको कैसे हम लोग उसको अलग करते हैं। दिस इज अखिलेश और आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन की यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है तंतु से वस्त्र तक, यानी फाइबर टू फैब्रिक। और ये जो आज का चैप्टर है ये एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का तीसरा चैप्टर है। और हम लोग के रियल लाइफ में इसका बहुत ही यूज है। जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, आज हम लोग जानेंगे इस कपड़े जो हमारे बनते हैं कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे गवर्नमेंट जॉब में भी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे, टेट या फिर जो नीट के एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन आता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या आज सीखेंगे। देखिए आज का जो तीसरा चैप्टर है इसका नाम है तंतु से वस्त्र तक, यानी जो तंतु वो चीज होता है जो बिल्कुल पतली लड़ियां, बिल्कुल जो लंबी रेशे की तरीके से होती है उसे हम लोग तंतु कहते हैं। जैसे देखिए ये जो कॉटन है इससे फिर धागे बनते हैं, धागे से फिर वस्त्र बनते हैं। और हम ऐसे ही बहुत सारे जो तंतु हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। देखिए आप लोग, तो पहला है तंतु एवं तंतु के प्रकार, यानी तंतु क्या होते हैं और तंतु के प्रकार क्या हैं। और हम लोग जानेंगे प्राकृतिक तंतु, यानी जो प्राकृतिक तंतु क्या है, और संश्लेषित तंतु यानी मानव निर्मित तंतु जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। कपास के बारे में जानेंगे, कपास कैसे उत्पादन होता है और इससे कौन कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम के बारे में कि रेशम कैसे इसका उत्पादन होता है और कौन कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊन के बारे में, ऊन कैसे उसका उत्पादन होता है और कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं। जूट के बारे में, क्योंकि ये सब हमारे लोगों के लाइफ में यूज होते हैं। जैसे ऊन, हम लोग स्वेटर जो बनता है, जो गर्म कपड़े बनते हैं वो ऊन से ही बनते हैं। रेशम, रेशमी साड़ी, ये सारी चीजें इसमें बनती हैं। तो चलिए हम लोग आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम थोड़ा साइड में हो जा रहे हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकें, क्योंकि बच्चों का कमेंट आता रहता है कि सर थोड़ा प्लीज साइड, तो इसीलिए हम थोड़ा साइड में हो जा रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आइए अब हम लोग तंतु के बारे में बात करते हैं। तो जो पदार्थ पतली और लगातार लड़ी के रूप में रहता है उसे हम लोग तंतु कहते हैं। यानी कि अभी हमने बताया कि जैसे रेशम है तो जो पतली बिल्कुल लड़ी के रूप में होता है उसे हम लोग तंतु कहते हैं। बहुत ही अच्छा आपका ये परिभाषा है। अगर कोई पूछे कि तंतु किसे कहते हैं तो आप लोग बता सकेंगे जो पदार्थ पतली और लगातार लड़ी के रूप में रहता है उसे तंतु कहते हैं। और अब तंतु के दो प्रकार होते हैं, देख सकते हैं आप लोग। पहला है प्राकृतिक तंतु, दूसरा है संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु वो होता है जो हमें प्रकृति से मिलता है, जैसे कपास और क्या कहते हैं ऊन हो गए, रेशम हो गए, ये हमें प्रकृति से मिलता है। लेकिन संश्लेषित तंतु मानव द्वारा बनाए गए तंतु है। ये मानव द्वारा लैब में इसको बनाया गया है, मानव ने इसको बनाया है, ये बहुत ही मजबूत होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक तंतु के बारे में। तो प्राकृतिक तंतु आप लोग देख सकते हैं कि प्राकृतिक तंतु, जो तंतु पौधे या जंतुओं से मिलते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक तंतु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रुई, जूट, रेशम और ऊन। आप लोग देख सकते हैं कि ये ऊन पौधों से हमें मिलता है, जूट भी पौधों से मिलता है और ऊन हमें जंतुओं से मिलता है। देखिए इसमें भी क्या है कि प्राकृतिक तंतु दो प्रकार के होते हैं, जैसे पादप तंतु और जंतु तंतु। जो चीज हमें पौधों से मिलता है उसे हम लोग पादप तंतु कहते हैं, और जो हमें जीव जंतुओं से मिलता है, मतलब कि जंतुओं से मिलता है, उसे हम लोग जंतु तंतु कहते हैं। देखिए हमें जो रेशम है और ऊन है हमें ये जंतुओं से मिलता है। रेशम हमें रेशम के कीट से मिलता है, और जो ऊन होता है वो जनरली भेड़, बकरी और इन सब से मिलता है। तो रुई और जूट पादप से मिलने वाले तंतु हैं, रेशम और ऊन जंतुओं से मिलने वाले तंतु हैं। अब हम लोग बात करते हैं संश्लेषित तंतु के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं
कि संश्लेषित तंतु के बारे में। तो जिस तंतु का निर्माण मानव द्वारा होता है उसे संश्लेषित तंतु कहते हैं, या फिर कृत्रिम तंतु, आर्टिफिशियल, इस तरीके से कह सकते हैं। इसमें क्या है, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ये बहुत ही मजबूत होते हैं। आप लोग देखते होंगे जो पैराशूट वगैरह होता है इन सब का बना होता है। और ये जो एक्रिलिक है, आप लोग देखते होंगे जब स्वेटर खरीदते होंगे तो बिल्कुल ये स्वेटर की तरीके से, ये ऊन की तरीके से दिखता है। ये मानव निर्मित तंतु है और इसके स्वेटर थोड़ा आपको सस्ते मिलते हैं। और तीसरा क्या है, पॉलिस्टर। ये भी बहुत मजबूत होता है। जब आप पैंट खरीदते होंगे तो देखना उसमें पॉलिस्टर लिखा रहता है, ये बहुत ही मजबूत होता है। अब हम लोग बात करते हैं कपास के बारे में। कपास, ठीक है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। कपास की खेती के लिए उष्ण जलवायु की जरूरत होती है, क्योंकि जब वहाँ धूप होगा, गर्मी होगी, तभी उसके फूल अच्छे से खिल सकेंगे। भारत में कपास की खेती महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में होती है। इन सब जगहों पे होती है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। इसे हम लोग कपासी मृदा भी कहते हैं। और जो कपास होता है, कपास का उपयोग आइए देखते हैं। तो कपास से कई तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। जो आप लोग सुनते होंगे कि सूती का कपड़ा या फिर कॉटन जो कहते हैं, वो कपास से ही बनाया जाता है। और कपास को तकिए और रजाई में भी भरा जाता है। आप लोग देख सकते हैं, आपके जो तकिए में जो रुई होती है वो कपास की ही बनी होती है, देख सकते हैं आप लोग, और रजाई में भी। लेकिन आजकल क्या है कि जो संश्लेषित तंतु हैं उनके थ्रू भी कई रुइयाँ बनाई जाती हैं, मतलब आर्टिफिशियल रुई जो तकियों में और रजाइयों में भरी जाती हैं, वो सस्ती पड़ती हैं। अब हम लोग बात करते हैं जूट के बारे में, जो हमारा जो प्राकृतिक तंतु है जूट। तो जूट या पटसन, इसको गांव में पटुआ भी कहते हैं। तो जूट या पटसन को जूट के पौधे के तने से निकाला जाता है। आप लोग जूट देख सकते हैं, ये जूट, ये पौधे हैं ये जूट के। और जूट की खेती बरसात के मौसम में होती है, यानी कि बरसात के मौसम में। और जूट के लिए चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। जो मतलब चिकनी होती है मिट्टी, उसमें अच्छी जूट की फसल होती है। इस प्रकार की मिट्टी गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वाले क्षेत्रों में मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब तरफ से मिट्टियाँ बह के आती हैं और वहाँ पे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी हो जाता है और चिकनी मिट्टी भी रहता है। अब हम लोग बात करते हैं जूट के बारे में कि भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होती है। अब देखिए हम लोग जूट के जो होता है उसका हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। तो जूट के इस्तेमाल हम बोरी, झोला, स्कूल बैग, रस्सी, दरी आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये बोरी, जो आपके घर में जो बोरी यूज होती है, दुकानों में आपने इसको देखा होगा, बोरी। और ये क्या है देख सकते हैं, झोला, स्कूल बैग, रस्सियाँ और ये दरी आदि बनाने में जूट का प्रयोग होता है। अब हम लोग बात करते हैं ऊन के बारे में, जो ये भी क्या है, ये प्राकृतिक तंतु है जिससे हमें गर्म कपड़े हम लोग ऊन से जनरली बनाते हैं। तो ऊन का मुख्य स्रोत भेड़ है, लेकिन बकरी, खरगोश, याक और ऊंट के बालों से भी ऊन मिलता है। देखिए अगर किसी एग्जाम में आता है कि हमें ऊन किस चीज से मिलता है, तो आप लोग को अगर इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर सही हो पाएगा। क्योंकि अगर उसमें कई ऑप्शन दिए रहेंगे, अगर मान लीजिए भेड़ नहीं दिया है तो आप सोचेंगे कि शायद गलत है। क्योंकि देखिए बकरी, जो जंगली बकरी होती हैं या फिर पहाड़ी बकरी होती हैं, इनसे भी हमें ऊन मिलता है, भेड़ से भी ऊन मिलता है। ये याक, ये लद्दाख के एरिया में पाए जाते हैं। ऊंट से, खरगोश से हमें ऊन मिलता है। ऊन से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, ठीक है, ढेर तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं। और ऊन से कालीन और पर्दे भी बनाए जाते हैं। देखिए कालीन भी बनाया जाता है ऊन से, और ये पर्दे आप लोगों ने देखा होगा, ये भी ऊन का ही बनता है। अब हम लोग बात करते हैं रेशम के बारे में। रेशम बहुत ही महंगा मिलता है, बहुत ही चमकदार ये कपड़ा होता है, बहुत ही चमकदार ये रेशा होता है या तंतु होता है। तो रेशम के कीट के कोकून से रेशम मिलता है। जो रेशम होते हैं उसके कोकून से हमें मिलता है। रेशम कीट शहतूत के पेड़ों पर रहता है। रेशम
कीट के जीवन चक्र के 4 चरण होते हैं: अंडे, लार्वा, प्यूमा और वयस्क। देखिए आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि ये अंडे हैं, यहाँ पे अंडे हैं, फिर अंडे से ये लार्वा, और ये फिर ये कोकून या फिर प्यूमा, और उसके बाद ये वयस्क होता है। अभी इसको हम और विस्तार से बताते हैं। और इस तरीके से ये कोकून होता है और इसको उबाल लेते हैं। सोचिए अगर कोई इंसान रेशम के कपड़े पहन रहा है तो समझिए कि वो कई हजारों लाखों जीवों को मार के हत्या करके उस कपड़े को बनाया जाता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो ये अंडे होते हैं, ये जब ये लार्वावस्था में होता है, यानी बाल्यावस्था में, जैसे हम लोग छोटे रहते हैं तो बाल्यावस्था में, फिर ये क्या करता है, अपने लार एंजाइम इसमें से लार निकालता है। जैसे मकड़ी जाल बुनती है ऐसे ही ये लार निकालता है और ये धागा निकलता चला जाता है इसका। ठीक है, अभी हम आगे आपको दिखाते हैं। इस तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पे ये धागा इस तरीके से निकालता चला जाता है और अपने आप को ये ढक लेता है, और फिर इस तरीके से ये गोल गोल अंडे की तरीके से हो जाता है। इसके अंदर ये जीव रहता है, लेकिन इंसान क्या करते हैं कि इसको उबाल देते हैं। इसमें अंदर जीव रहता है, यानी ये जो कीट होता है ये रहता है, इसको उबाल देते हैं और फिर ये ऊपर का ये इसका जो लेयर है या फिर जो ये तंतु है इसको निकाल लेते हैं, और इससे फिर कपड़े बनाए जाते हैं जो बाजार में बहुत महंगे मिलते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। रेशम कीट लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाता है। जब लार्वा का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है तो यह अपनी रेशम ग्रंथि से एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है। जैसे देखिए हमने बताया कि चिपचिपा पदार्थ निकालता है अपने आप को ढकने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। यही पदार्थ सूख कर तंतु बन जाता है। लार्वा इस तंतु को अपने चारों ओर लपेट लेता है और अंत में लार्वा एक प्यूपा या फिर कोकून में बदल जाता है। इस तरीके से ये बदल जाता है। और फिर इंसान क्या करते हैं, कोकून को पानी में उबालने से रेशम के तंतु अलग हो जाते हैं। ये देखिए इसको उबाल देते हैं, इसके अंदर ही ये कीट रहता है और इंसान इसको उबाल देते हैं। फिर उन तंतु से धागा बना लिया जाता है। रेशम महंगा होता है। रेशम का इस्तेमाल कई पारंपरिक परिधानों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे साड़ी, कुर्ता, शॉल। आप लोग देख सकते हैं ये साड़ी है रेशम का, कुर्ता है, शॉल है, ये रेशम से बनाया जाता है। सोचिए कितने जीव को मार के एक कपड़ा बनता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, रेशम को इसकी खास चमक और उत्कृष्टता के लिए पसंद किया जाता है। ये बहुत ही महंगा मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं संश्लेषित रेशा या फिर संश्लेषित तंतु के बारे में। हमने बात किया ऊन के बारे में, रेशम के बारे में। तो संश्लेषित रेशा बहुत मजबूत होता है क्योंकि ये मानव निर्मित है। हमने अभी पढ़ा शुरू में कि 2 तरीके के होते हैं। जो संश्लेषित होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। संश्लेषित रेशे से बने कपड़े जल्दी सूखते हैं और इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, यानी जल्दी ये मुड़ते नहीं हैं। थोड़ा कम आयरन इसको कम करना पड़ता है। संश्लेषित रेशों से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पे वस्त्र, टाई, पाल, स्वेटर, शाल, दरी, कंबल, नाव, स्केटबोर्ड, जूते आदि। देखिए जो हम लोग के जूते होते हैं कितने मजबूत होते हैं, ये मानव निर्मित तंतु से बनते हैं। देख सकते हैं आप लोग जूते, ये संश्लेषित तंतु से बनते हैं। ठीक, ये तिरपाल, ये पाल, स्वेटर भी जो हमने बताया अभी, जो मानव निर्मित तंतु है उससे बनता है। ये इस तरीके कंबल जो नेता लोग बांटते हैं 100-150 रुपए का और बताते हैं कि आज इतना कंबल को वितरण किया गया। ये दरी, टाई, ये कपड़े, ये संश्लेषित तंतु से बनते हैं। अब यहाँ पे एक पहेली है। एक लड़का है जिसका नाम है बूझो। बूझो ने यहाँ दिखाई गई एक वस्त्र है या फिर कोई वस्तु है, तो बूझो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहता है कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतु से बने हैं, जो योद्धा पहनते थे कि ताकि उन्हें तलवार से वो कट ना सके। तो ये जो बूझो एक लड़का है, ये जब वहाँ संग्रहालय में गया तो उसने इसको देखा, तो ये जानना चाहता है कि ये भी तंतु से बनते हैं। आप लोग इसकी मदद करिए और ज़रा कमेंट करके बताइए आप लोग कि क्या यह तंतु से बनते हैं, ताकि इसको भी पता चल सके और आप लोग एक पहेली की तरीके से इसको हमें इसका आंसर आप लोग बताएं।
तो इस तरीके से हमने बूझो की पहेली भी देखा। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखे। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा, देखिए तंतु एवं तंतु के प्रकार, तंतु कितने तरीके के होते हैं वो जाने हम लोग, जैसे प्राकृतिक और संश्लेषित। और प्राकृतिक तंतु के बारे में जाने विस्तार से, संश्लेषित तंतु के बारे में जाने, कपास के बारे में, कपास कैसे उत्पादन होता है, किस तरीके की इसके लिए मिट्टी होनी चाहिए, और रेशम के बारे में, रेशम का उत्पादन कैसे होता है और कैसे कीट से हम लोग रेशम बनाते हैं इसके बारे में जाने और उसका उपयोग क्या है। और ऊन के बारे में, ऊन हमें किन किन जानवरों से मिलता है या फिर हमें किन किन जंतुओं से मिलता है। और जूट के बारे में, जूट के पौधे के बारे में जाने कि ये कब इसकी रोपाई होती है और इसको कैसे हम लोग उसको अलग करते हैं, इस सब के बारे में हम लोगों ने जाना। तो चलिए अब हम लोग जो इस क्लास को देखें, इसको हम लोग अपने नॉलेज को टेस्ट भी करते हैं। टेस्ट योर नॉलेज, क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं उसको एक बार हम लोग जो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें याद हो जाता है। अब ये हम लोग क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज के फॉर्म में देखेंगे। और ये हम बता भी चुके हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और हम लोग के रियल लाइफ में इसका यूज भी है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, तंतु किसे कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा, ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं कि तंतु किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है धागे की पतली लड़ियों को, बी है सुई को, और सी है ए और बी, और डी है जड़ों को। तो अभी हम लोगों ने देखा कि धागे की पतली लड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं, तंतु। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं, बंधाई, बुनाई, कताई, ओटना। आप लोग सुने होंगे कि स्वेटर की बुनाई होती है, तो ऑप्शन उसको हम लोग बुनाई कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मतलब कि धागे से बुनाई होता है, बंधाई नहीं होता है, रस्सी से बांधा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास के पौधों को उगाने के लिए उचित मृदा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन देख सकते हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, सी है चिकनी मिट्टी, डी रेतीली मिट्टी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो ब्लैक सॉइल होता है वो कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, बहुत ही उचित होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि काली मिट्टी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि तंतु से क्या बनता है। ऑप्शन देख सकते हैं, तंतु से क्या बनता है। ऑप्शन वस्त्र, धागा, कपड़ा, उपरोक्त सभी। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है कि तंतु से, वैसे तो अगर कहा जाए तंतु से तो सब कुछ बनता है, लेकिन सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले तंतु से क्या बनता है, धागा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से क्या बनाने में रुई का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन देखिए, बत्तियां बनाने में, रजाइयां बनाने में, बोरियां बनाने में, और डी है तकिया बनाने में या फिर तकिए बनाने में। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि जूट का इस्तेमाल हमें बोरियां बनाने में किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि बोरियां बनाने में जूट का या फिर रुई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटसन तंतुओं को तने से कैसे अलग किया जाता है। यानी जो पटुआ होता है, जो गांव से बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि कैसे अलग किया जाता है। ऑप्शन ए देख सकते हैं, डंडों से पीटकर, बी है पशुओं को घुमाने से, तने को जल में गलाकर हाथों द्वारा, डी है मशीनों द्वारा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तने को जल में गलाकर हाथों द्वारा। इस तरीके से हम लोग इसको अलग करते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु कौन सा है। सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु कौन सा है। तो इसमें आपका ऑप्शन देखिए आप लोग, पहला ऑप्शन है रुई, फिर ऊन, रेशम का धागा और सन। तो इसमें हो जाएगा आपका रेशम का धागा। आप लोग जरा हमें बताइए कि रेशम का धागा कैसे बनता है। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए। अभी हमने आपको बताया कि रेशम का धागा कैसे बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संश्लिष्ट या फिर संश्लेषित आर्टिफिशियल कृत्रिम तंतु का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, रेशम, ऊन, कपास, पॉलिएस्टर। रेशम हमें कीट से मिलता है, ऊन हमें जंतुओं से मिलता है, जो भेड़ अभी हम लोगों ने देखा, कपास हमें पौधों से मिलता है, जो ये पॉलिएस्टर है
ये हमें किससे मिलता है? ये मानव द्वारा, यानी ये संश्लेषित तंतु है। ये इसका ये उदाहरण है। आप लोग जरा और बताइए कि और कौन कौन से संश्लेषित तंतु हैं, भी हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कपास का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है? आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन है शीत, उष्ण, नम, शुष्क। तो ये उष्ण जलवायु में उगाया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि उष्ण जलवायु जब होगा, जब धूप होगी, वहाँ गर्मी होगी, तभी उसके पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे और वो उसका फूल या फिर वो उसको अच्छे से फूटेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नारियल से प्राप्त रेशे से क्या निर्मित नहीं होता है? ध्यान से देखिए, क्या निर्मित नहीं होता है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही घुमा फिरा के है कि क्या निर्मित नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन देखिए पहले, कि पहला ऑप्शन है मैट, गद्दे, रस्सी, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने बता दिया कि मैट नहीं होता है तो ऐसा नहीं है, रस्सी भी इससे बनता है, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संश्लेषित तंतु नहीं है? यानी संश्लेषित तंतु, कृत्रिम तंतु, मतलब मानव द्वारा बनाया गया तंतु कौन सा नहीं है? अभी हमने उदाहरण में आपको समझाया था कि जो पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, ये क्या है? मानव निर्मित तंतु है या फिर संश्लेषित तंतु है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ये संश्लेषित तंतु नहीं है और बाकी सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पटसन कहाँ से मिलता है? जो पटसन होता है यानी कि जूट हमें कहाँ से मिलता है? तो आप लोग देख सकते हैं, पौधों से या पौधे से, जंतु से, ए और बी दोनों, या मिट्टी से। तो हमें ये कहाँ से मिलता है? पटसन, जूट हमें मिलता है ये पौधों से। अभी हम लोगों ने देखा कि पौधों से मिलता है ये जरा आप लोग बताइए कि ये किस मौसम में इस पौधे को उगाया जाता है और किस तरीके की इसकी मिट्टी इसको हो चाहिए। तो ये हमें पौधों से मिलता है, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं? आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन है रुई, ऊन, पटसन और डी है उपरोक्त सभी। तो आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब प्राकृतिक हैं, ये मानव निर्मित कोई भी नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जो कपास के रेशे होते हैं पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? आप लोग देख सकते हैं, जड़ से, बी है डंठल से, पत्तों से, फलों से। तो ये पाया जाता है डंठल से। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास गोलक का माप कैसा है? यानी को देखने में कैसा है? ठीक है, माप कैसा है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, बैर जैसा, नींबू जैसा, अंगूर जैसा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये नींबू जैसा दिखता है। अभी हमने इसका फोटो भी आपको दिखाया था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कपास के बीजों से कपास का हटाया जाना क्या कहलाता है? देख सकते हैं, ऑप्शन है कटाई, ओटाई, फाड़ना, बुनाई। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ओटाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रुई की खेती प्राचीन भारत में कहाँ की जाती थी? जो प्राचीन भारत है उसमें रुई की खेती कहाँ की जाती थी? ऑप्शन देख सकते हैं, झेलम नदी के क्षेत्रों में, गंगा नदी के क्षेत्रों में, व्यास नदी के क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी के क्षेत्रों में। यहाँ पे सबसे पहले जो है रुई की खेती की जाती थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनाई या फिर वीविंग किसे कहते हैं? बुनाई किसे कहते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं कि धागों को एकत्रित करके वस्त्र बनाना, धागा बनाना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा धागों को एकत्रित करके वस्त्र बनाना। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग बताइए धागा बनाना क्या कहलाता है? आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि धागा बनाने की जो तकनीक होती है या फिर जो धागा बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब आपके सामने एक पहेली है,
एक लड़की है, इसका नाम है पहेली। यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्य किन कार्यों में उपयोग होता है? आप लोग देखना, जब किसी के यहाँ घर बनता होगा तो उसमें नारियल की कुछ चीज़ें आती हैं। आप लोग ध्यान से देखना कि क्या चीज़ें होती हैं। आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए, इस लड़की की मदद कीजिए, इसकी जो पहेली है इसको सुलझाइए। कि पहेली यह जानना चाहती है, एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल, जो नारियल आप लोग खरीदते हो उस पर देखना एक रस्सी टाइप से लगा रहता है, तो खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? और क्या देखा है इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। और इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? जो ये तंतु होते हैं इनका सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? आप लोग बताइए कमेंट करके। तो इस तरीके से हमने पहेली के भी क्वेश्चन आंसर को मतलब देखा कि कैसे उसने कौन सा क्वेश्चन किया, उस आप लोग उसका जवाब भी जरूर दें। और अब हम लोग बात करेंगे इससे प्रश्न उत्तर भी देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न देखते हैं कि वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग देख सकते हैं। अब इसका उत्तर है वस्त्र सूती वस्त्र ऊनी रेशमी संश्लेषित किस्म के होते हैं। यानी कि सूती वस्त्र, रेशमी, ऊनी और संश्लेषित। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम वस्त्र कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो हम वस्त्र होते हैं उसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हम वस्त्र पादपों और जंतुओं से, या फिर जंतुओं के सूती से, रेशम और ऊनी तंतुओं से प्राप्त करते हैं। यानी कि हम जो है वस्त्र पादपों से मिलता है और हमें जंतुओं से मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है तंतु क्या होते हैं? आप लोग ध्यान से देखिए। तो इसका उत्तर है धागों की बारीक पतली लड़ियों को तंतु कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जब ऑफलाइन हम लोग स्कूल में मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं, तो हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तंतु कितनी प्रकार के होते हैं? यानी कि तंतु कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने देखा कि तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा तंतु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक तंतु, दूसरा है संश्लेषित तंतु, या फिर संश्लिष्ट, या फिर कृत्रिम तंतु, जो मानव निर्मित तंतु, ये भी कई नाम हो सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 या फिर क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? तो आप इसका अब उत्तर देखेंगे हम लोग। तो जो तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे रुई, पटसन, ऊन और रेशम। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग देख सकते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है, ऊन हमें कौन से जंतुओं से मिलती है? जो ऊन होता है हमें कौन से जंतुओं से मिलती है? तो आप लोग उत्तर में देख सकते हैं, ऊन हमें भेड़, बकरी, खरगोश, याक तथा ऊंटों से प्राप्त होती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, रेशमी तंतु हमें किससे प्राप्त होता है? जो रेशमी होता है तंतु वो हमें किससे प्राप्त होता है? तो रेशमी तंतु हमें रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। अभी हमने बताया कि जो लोग रेशम के जो कपड़े पहनते हैं, समझिए कि वो कई जीवों की हत्या करने के बाद वो कपड़े बनते हैं। कई कीटों को उबाल दिया जाता है पानी में, गर्म पानी में उबाल दिया जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, संश्लेषित तंतु क्या होते हैं? संश्लिष्ट तंतु, या फिर आज एग्जाम में आ सकता है कि मानव निर्मित तंतु क्या है, आर्टिफिशियल, इस तरीके से कृत्रिम कौन से हैं? तो इसका आंसर एक ही होगा, जो तंतु रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं उन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं। आप लोग जरा इसका नाम हमें कमेंट करके बताइए, 3 संश्लेषित तंतु के नाम बताइए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी देखा और हम लोगों ने एमसीक्यूज के माध्यम से भी देखा। और आज के इस चैप्टर में हम लोग जाने, आप लोग जान सकते हैं हम लोग कि जो हम जो कपड़े पहनते हैं
वो किस तरीके का कपड़ा है। आप लोग दुकान पे जब जाएंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि कौन सा कपड़ा यानी कौन सा फैब्रिक है, इसके बारे में जान सकेंगे, क्योंकि हम लोग के रियल लाइफ में इसका यूज है कि हम लोग कौन सा कपड़ा खरीद रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या जाने, आप लोग फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने क्या सीखा कि तंतु एवं तंतु के प्रकार, प्राकृतिक तंतु, संश्लेषित तंतु, कपास के बारे में, रेशम और ऊन और जूट के बारे में। तो इस तरीके से आज के सेशन में हम लोग इतना चीज जाने। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे आप लोग लाइक करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।